नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन के आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के खिलाफ शरणार्थियों का विरोध प्रदर्शन सामने आया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शरणार्थियों का विरोध प्रदर्शन है। सीएए पर दिए गए इंडी गठबंधन के नेताओं के बयान को लेकर शरणार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शरणार्थियों का दिल्ली में जमावड़ा लगा है। इंडी गठबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सीएए को लेकर बयान दिया था कि केंद्र सरकार सीएए लाकर गलत कर रही है, भारत के लोगों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा रही है। एक तो यहां पर ही संसाधनों का अभाव है, अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है। ऐसे में बाहर से आए शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम केंद्र सरकार कर रही है, जो बेहद गलत है। इसी बयान को लेकर शरणार्थियों ने अब दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया है। इंडी गठबंधन के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। सीएए पर दिए गए इंडी गठबंधन के नेताओं के बयान को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो दिल्ली में बाहर से आए शरणार्थियों का ये बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पंकज वानखेड़े हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, शरणार्थियों ने दिल्ली में इंडी गठबंधन के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। उनका कहना है कि इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। वो भारत के ही नागरिक हैं और यहां पर नागरिकता के लिए अब उनका रास्ता है वो आसान हुआ है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के नेताओं के जो विरोध के बयान आ रहे हैं वो गलत हैं। बिल्कुल बेशक, देखिए कल भी जिस तरह से तमाम जो शरणार्थी हैं, जो खासतौर पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से जो भारत में रह रहे हैं, उनको कहने के सीए के थ्रू अब नागरिकता मिलती नजर आ रही है। तो ऐसे में लगातार जो विरोध के जो स्वर हैं, जो इस सीए बिल के खिलाफ, जो सीए कानून के खिलाफ जो लगातार जो नेता कह रहे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस के तमाम नेता हो, उनके खिलाफ लगातार जो शरणार्थी प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से लगातार जो बयान आ रहे हैं कि भारत में जो लोग हैं उनका ही पोषण नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको क्यों आप एंटर दे रहे हैं, उनको क्यों नागरिकता, जिसको लेकर सवाल खड़े किए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से और इंडिया अलायंस के तमाम अलग अलग पार्टियों की तरफ से। इसका विरोध लगातार दर्ज किया जा रहा है। और आज कल ही हमने देखा किस तरह से अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भी लगातार प्रदर्शन हो रहा था। तमाम जो प्रदर्शनकारी थे वो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे और विरोध दर्ज करते नजर आते। आज भी यही स्थिति नजर आई है। आज भी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगातार ये तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो प्रदर्शन करते नजर आते हैं। और एक ही मांग है कि तमाम जिस तरह से जो इंडिया अलायंस की तमाम जो नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं उस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। इसका विरोध लगातार दर्ज करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के खिलाफ भी शरणार्थियों ने कहीं ना कहीं मोर्चा खोल लिया है और जिसका फायदा चुनावों में बीजेपी को मिल सकता है। बिल्कुल बेशक, देखिए पूजा, लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने मैनिफेस्टो में ये बात कह चुकी थी कि हम सीए कानून लाएंगे और उसके बाद वो कानून लेके आए, तो उसका फायदा बेशक उनको मिलेगा। और स्वाभाविक सी बात है, जिन तमाम लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी तो वो जरूर धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी को करेंगे। तो और बेशक है कि वो तमाम जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाएगा। लेकिन ऐसे में जो लगातार बयानबाजी हो रही है उसका विरोध जो है वो प्रदर्शन के तौर पर तमाम शरणार्थी करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इंडी गठबंधन को इन बयानों का कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई से जवाब मांगा है। चुनाव आयोग को दिए डेटा में बॉन्ड नंबर क्यों नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा है। कोर्ट ने एसबीआई से 18 मार्च तक जवाब मांगा है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, कोर्ट ने एसबीआई से 18 मार्च तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर फटकार लगाई है एसबीआई को। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई से जवाब मांगा है। चुनाव आयोग को जो डेटा दिया गया है एसबीआई की तरफ से, उसमें क्यों नहीं जो जवाब मांगे गए हैं उनका हलफनामा एसबीआई की तरफ से दिया गया है। चुनाव आयोग को, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चुनाव आयोग को एसबीआई ने जो डेटा दिया था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और 18 मार्च तक अब जवाब मांगा गया है। पंकज बने हुए हैं हमारे साथ। पंकज,
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट माफ कीजिएगा एसबीआई से 18 मार्च तक जवाब मांगा है। जिस डिटेल की मांग की जा रही थी वो नहीं दी गई है एसबीआई की तरफ से, जिसकी तरफ से फटकार भी लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को। ने पूरा डेटा जो तैयार किया था और सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि हमने जो डेटा है वो कहने के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीत कर दिया है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने ही निर्देश दिया था कि 15 मार्च शाम 5 बजे से पहले वो जो पूरा डेटा है उसको पब्लिक डोमेन में डालना होगा, अपने वेबसाइट में डालना होगा। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस तरह से जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का था उसका फॉलो करते हुए वो तमाम जो डेटा है वो अपने वेबसाइट में जारी करते हैं और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट को इसका जो है बताते नजर आए हैं। लेकिन उसके बाद से लगातार जब डेटा पब्लिक डोमेन पे आया है तो आज कहीं ना कहीं याचिकाकर्ताओं की तरफ से इस बात को उठाया गया कि जो नंबर्स हैं बॉन्ड्स के वो इसमें नजर नहीं आ रहे हैं और दिखाई नहीं दे रहे। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एसबीआई सोमवार तक इसका पूरा डेटा प्रोवाइड कराया और साथ साथ नोटिस भी जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। अब देखना पड़ेगा सोमवार को जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरा डेटा सुप्रीम कोर्ट को देता है तो उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। जी, बने रहिए हमारे साथ पंकज। आगे खबरों की ओर बढ़ते हैं। एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के यूनिक अल्फा न्यूमेरिकल नंबर्स का खुलासा नहीं किया, जिस पर वकील प्रशांत भूषण का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि इस जानकारी में बॉन्ड के अल्फा न्यूमेरिक नंबर शामिल नहीं है और क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनाते हैं। The court also raised the issue of the information submitted by the State Bank to the Election Commission about the particulars of the bonds, and they said that this information did not include the alphanumeric number of the bonds. So therefore they have not given full information about the people who purchased the bonds. बॉन्ड को लेकर प्रशांत भूषण का ये बयान सामने आया है। पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स का खुलासा नहीं किया है, जिस पर प्रशांत भूषण का ये बयान सामने आया है। क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, जिस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो आंकड़े इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिए हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ नंबर्स है जो यूनिफॉर्म जो कोड होता है वो उसमें होना चाहिए, वो न्यूमेरिकल नंबर जो होना चाहिए वो नहीं है उसमें। उसको लेकर प्रशांत भूषण ने सवाल खड़ा किए, सुप्रीम कोर्ट से के सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर एसबीआई को नोटिस जारी किया है। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो छुपाने का आरोप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर लगा है और उसको ही लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है, नोटिस जारी किया है, नोटिस जारी किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को और सोमवार तक वो नोटिस का जवाब देना है। तो ऐसे माना जा रहा है कि सोमवार तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इलेक्शन ऑफ कमीशन को जो डेटा दिया है उसको रिएक्टिफाई करके दे सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस जानकारी के लिए आपका। तो एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड की संख्या नहीं बताई है, जिसको लेकर प्रशांत भूषण ने सवाल उठाए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को मुंबई उत्तर सीट से उम्मीदवार बनाया। मुंबई सीट का ऐलान होने के बाद मुंबई पहुंचे तो कार्यकर्ताओं में उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही बोरीवली के रामलीला मॉल में आयोजित स्वागत समारोह और कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। पीयूष गोयल का हौसला बढ़ाने के लिए मौजूदा सांसद गोपाल शेट्टी के अलावा पूर्व राज्यपाल राम नायक भी मंच पर मौजूद रहे। पुराने दिनों की स्मरण आती है जब मैं यहाँ पे रात को 3-3, 4-4 बजे आके लाइन में खड़ा होता था और अपने घर आने का स्वाद ही कुछ और है। अपने सब कार्यकर्ताओं के बीच जब भगवान के आशीर्वाद मिलते हैं, गणेश जी के आशीर्वाद मिलते हैं, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिलता है, हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है और मुंबई की सेवा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके स्नेह और अटूट विश्वास के साथ जब मैं मुंबई चुनाव लड़ने आया हूं तो मेरा दिल भर आया है। मुझे बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कोलकाता स्थित अपने घर में गिरने से गंभीर रूप से चोटिल हो गई हैं। टीएमसी ने बताया कि उनके माथे पर गंभीर और गहरी चोट आई है। इसके बाद भतीजे अभिषेक बनर्जी उन्हें एसएसकेएम अस्पताल ले गए, जहां उन्हें कुछ टांके लगे हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम अपने घर में चलते हुए फिसल गई थी। शोपीस पर गिरने के चलते उन्हें चोट लगी है। उनके माथे पर गंभीर चोट आई है। फिलहाल उनको टांके लगाए गए हैं, अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को चोट लगने पर बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा, उन्हें ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है सबको ध्यान रखना चाहिए कि सायु में आपको जिम और मेडिटेशन करना चाहिए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूँ कि हर किसी को ध्यान रखना चाहिए और अपने अपने एज का तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि किस एज में आपको मेडिटेशन करना है, किस एज में आपको जिम करना है, वो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पिछले चुनाव में भी उनका बैक फूटने की वजह से तो वोट का इशू बना के लड़ाई किए थे, इस बार क्या इशू बनेगा क्या? तो जब आपको पता है तो सबको पता है। खबर यूपी के संभल जिले से है, जहां पर डिप्टी कलेक्टर वंदना मिश्रा के साथ फ्रॉड हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक सामान ऑर्डर किया था उन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक सामान की जगह नैपकिन मिले हैं उनको। 30,000 का ऑनलाइन एडवांस पेमेंट किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक सामान का ऑर्डर किया था और जिसकी जगह उन्हें नैपकिन मिले हैं। 30,000 रुपए का ऑनलाइन एडवांस पेमेंट किया था। डिप्टी कलेक्टर वंदना मिश्रा के साथ ऑनलाइन ये फ्रॉड हुआ है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, यूपी के संभल जिले से है, जहां पर डिप्टी कमिश्नर के साथ ये बड़ा फ्रॉड हुआ है। 30,000 रुपए का उन्होंने ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सामान ऑर्डर किया था, जिसकी जगह कुछ और ही सामान उनको मिला है। फिलहाल इसकी सूचना उन्होंने साइबर थाने में दर्ज कराई है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। वाराणसी में बस्तर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर फिल्म बस्तर का प्रीमियर शो भी किया गया। बता दें, छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों ने सीआरपीएफ पर हमला किया था। इस हमले में कई जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद एक न्यू फिल्म भी आ रही है, जिस फिल्म का प्रीमियर यहां पर किया गया। तो फिल्म बस्तर का प्रीमियर शो यहां पर रखा गया था, जहां पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। कुछ ही समय पहले यहां पर नक्सलियों ने जवानों पर हमला किया था, जिसमें जवान शहीद हो गए थे और इस मामले में फिलहाल जांच चल रही है। लेकिन बस्तर के प्रीमियर शो के दौरान शहीद जवानों को यहां पर श्रद्धांजलि दी गई। सीआरपीएफ के कई जवान यहां पर मौजूद रहे। भोपाल में टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने की वजह से अभी तक पता नहीं चल पाया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। गोदाम में भीषण आग लग गई थी, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार फैल गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल में टीला जमालपुरा में इमाम हटाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान फायरिंग की जाने का वीडियो भी सामने आया। मौके पर पुलिस पहुंची। दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इमाम हटाने को लेकर विवाद हुआ था। दो पक्षों के बीच काफी कहासुनी हुई और कहासुनी के दौरान ही एक पक्ष ने फायरिंग कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दो पक्ष आपस में भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लाठी डंडों से लैस होकर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और इस दौरान एक शख्स ने फायरिंग भी की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है।
भोपाल में तेज रफ्तार से आ रही दो कारों में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल एक शख्स की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। दो कारों में जबरदस्त भिड़ंत हुई थी, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। कई लोग घायल हो गए हैं, एक शख्स की मौत हो गई। भोपाल के एम्स में ऑटो से आए युवक ने जमकर हंगामा किया। मामले को शांत करने के लिए गार्ड्स ने उन्हें ट्रॉमा सेंटर जाने के लिए सख्ती से कहा, तो युवकों ने गार्ड के साथ मारपीट शुरू कर गार्ड पर ऑटो चढ़ा दिया। एम्स पीआरओ केडी शुक्ला ने बताया कि युवक ने जमकर शराब पी रखी थी, इसलिए शिकायत न करने प्रबंधन ने उन्हें सिर्फ समझाने की कोशिश की थी, लेकिन नाराज युवकों ने गार्ड के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। तो शराब के नशे में कुछ युवकों ने गार्ड के साथ अभद्रता की। गार्ड ने जब उन्हें अंदर जाने से रोकने की कोशिश की, तो युवकों ने गार्ड के साथ ही मारपीट शुरू कर दी। मारपीट का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं जहां पर शराब के नशे में धुत होकर कुछ युवक गार्ड के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। मोहनताल की शासकीय और बेशकीमती जमीन पर इन दिनों दबंगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। शिकायत स्थानीय लोगों ने सोमवार को भांडेर एसडीएम से की। प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसी को लेकर तहसीलदार सुनील प्रभास का अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पटवारी के द्वारा जांच कराई जा रही है, साथ ही अतिक्रमणकारियों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। क्या है, नगर पालिका का ये मैटर है, नगर पालिका को भी पत्र जारी हुआ है और जांच कराई जा रही है। तो बेसिकली नगर पालिका क्षेत्र के अंदर अतिक्रमण हटाने का कार्य नगर पालिका का होता है, लेकिन मैं भी अपनी दायित्व से पीछे नहीं, जांच करा रहे हैं और जो भी समुचित कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। औरैया में कुदरकोट थाने के पुलिस कर्मियों को जल्द ही प्रशासनिक भवन मिलेगा। कुदरकोट थाने पहुंचे पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम और पुलिस अधिकारियों ने पुलिस कर्मियों के लिए बनाए जा रहे प्रशासनिक भवन के लिए भूमि पूजन किया। तो औरैया में जल्द ही पुलिस कर्मचारियों को उनका नया भवन मिलने जा रहा है। भवन के लिए आज भूमि पूजन किया गया है। 754 लाख रुपए की लागत से इस भवन का निर्माण किया जाएगा। जल्द ही पुलिस कर्मियों को शासकीय प्रशासनिक भवन मुहैया कराए जाएंगे। इटावा में सैफई मेडिकल कॉलेज की छात्रा की हत्या कर सड़क किनारे शव फेंक दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं, चूंकि एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, लगभग 20 साल उसकी उम्र है और प्रिया मिश्रा नाम बताया जाता है। और जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसके हिसाब से कुदरकोट औरैया की रहने वाली है और दोपहर में ही अपने सहेली को मोबाइल स्वयं दे करके, जैसा कि सहेली ने बताया है कि उसने अपना मोबाइल मुझे दे दिया था और कहीं चली गई थी। और उसके बाद शाम को अभी देर शाम में उसकी डेड बॉडी ये मदर डेयरी के पास रोड पर मिली है और वहां पर कोई खून का निशान नहीं है। हाँ, डेड बॉडी उसकी मिली है। ऐसा लगता है कि कोई गाड़ी से लाके उसको डंप कर दिया है या किसी चीज से लाके डंप कर दिया गया है। बाकी जितनी फुटेज हैं, जितनी भी चीजें हम देखी जा रही हैं और किसी से सहेली ने भी बताया कि उसका किसी से कोई अफेयर चल रहा था, जिससे प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। सुखबीर सिंह संधू को साल 2021 में राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया था और अब उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। 1988 बैच के कैडर रह चुके हैं। साल 2021 में मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त हुए थे सुखबीर सिंह संधू, अब उन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया है। 2021 में राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया था। 1988 बैच के उत्तराखंड के कैडर रह चुके हैं सुखबीर सिंह संधू।
तो सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के अधिकारी रह चुके हैं। 2021 में उन्हें मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था और अब उन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया है। बुलंदशहर में नवनिर्मित 3 पुलिस चौकियों का एसएसपी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। अरनिया थाना परिसर में बने मल्टी खेल मैदान और बैरिक का भी उद्घाटन किया गया। एसएसपी ने कहा कि जनता के लिए सुविधाजनक साबित होंगी चौकियां। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। 3 पुलिस चौकियों का उद्घाटन किया गया है। चुनाव के दौरान इन पुलिस चौकियों का इस्तेमाल होगा। एसएसपी ने फीता काटकर इन पुलिस चौकियों का उद्घाटन किया। तो 3 पुलिस चौकियों का उद्घाटन किया गया है। एसएसपी ने खुद फीता काटकर इन चौकियों का उद्घाटन किया गया है। जिले में लोकसभा चुनावों को लेकर नई पुलिस चौकियों का उद्घाटन किया गया है ताकि चुनाव के समय किसी तरीके की असामाजिक गतिविधियां ना हो पाए, आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखी जा सके, इसके लिए नए चौकियों का उद्घाटन किया गया है। ये थाना अरनिया क्षेत्र में जो कि हमारा मेन हाईवे पे पड़ता है, इस पे 3 नई चौकियों का इसके क्षेत्र को विभाजित करते हुए आज यहाँ उद्घाटन हुआ है। इसमें यहाँ टीएसडीसी और एनएच के सहयोग से इन चौकियों का निर्माण कराया गया है और जनता के लिए ये बहुत सुविधाजनक भी साबित होंगे। और क्योंकि ये हाईवे पे पड़ता है तो हमारी पुलिस तत्काल रिस्पॉन्ड भी कर पाएगी यदि कहीं कोई इवेंट होता है तो। और साथ ही साथ इन सभी पे कैमरे भी इंस्टॉल कराए जा रहे हैं ताकि निरंतर हमारा बॉर्डर का क्षेत्र है इसमें निगरानी रखी जा सके। पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी सारंगढ़ के मार्गदर्शन पर थाना क्षेत्रों में होने वाली अवैधानिक कार्यों, ऑनलाइन सट्टा, जुआ सट्टा खेलने वाले व्यक्तियों पर सारंगढ़ थाना पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान पेट्रोलिंग मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम सराई पाली गोमर्डा के जंगल पर कुछ लोग काट पत्ती नामक जुआ खेल रहे थे, जिसकी सूचना पर संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी की, जहां से 4 लाख रुपए 52 पत्ती और बरामद किए गए। इसके अलावा कई मोबाइल भी उनके पास से लिए गए हैं। 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। सराय पाली एरिया में कुछ जुआ पड़ लगने की सूचना मुखबिर से प्राप्त हुई थी, जिसमें माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन करके रेड की कार्रवाई कराई गई, जिसमें लोग वहां आरोपी गण मिले, जो 16 आरोपी गण मिले, जिनके पास से कुल 4,83,000 रुपए करीब राशि प्राप्त हुई। उसके अलावा 13 नग मोबाइल और कुछ गाड़ियां मिली हैं, जो कुल मिला के लगभग 8.5 लाख रुपए के आसपास जुर्माना राशि का जब्ती की गई है और उनके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई करते हुए जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और पृथक सेक्शन 51 की कार्रवाई की जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ।